आज की क्लास में किंगडम फंजाई को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको इसका लास्ट टॉपिक कराने जा रही हूँ, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिस। अब इसको समझेंगे ध्यान से, और इसको समझने के लिए एक चीज वापस से आपको रिकॉल करना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी फंजाई की कैटेगरीज सिखा रखी है। बार बार रिपीट करते करते और सुनते सुनते आपको वैसे भी याद हो गया होगा, है ना। तो जब इसकी बेसिक कैटेगरीज के बारे में आप सीखते हैं तो आपके पास फंजाई की बेसिक कैटेगरीज हैं फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। ये 4 कैटेगरीज हैं आपके पास, जिसमें से अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे पूछा जाता है, यही 4 कैटेगरी है, याद रखेंगे, अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा विच कैटेगरी ऑफ फंजाई पोजेस असेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम, वन एंड ओनली फाइकोमाइसिट्स, दूसरा कोई आंसर ही नहीं हो सकता इसके सिवा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसके माइसीलियम को जब देखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, सिनोसाइटिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। बात समझ आई। देन अगर आपसे पूछा जाता है, जो नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास यहाँ पे फंजाई का है, एस्कोमाइसिट्स। तो एस्कोमाइसिट्स में अगर आपसे पूछा कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम बताना है, तो ये जो नेम है ना, एस्को काट कर देंगे। इसके स्पोर्स का नाम बताना है, एस्को स्पोर्स हो जाएगा। स्पोर्स जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं वो एस्कस अगर एक बोलना है और प्लूरल करना है तो एस्की हो जाएगा। असेक्सुअल स्पोर का नाम तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है इसकी। पेनिसिलियम नोटाटम से आपको क्या याद रखना है कि हाँ, कोनिडिया अवेलेबल है इसके पास एज असेक्सुअल स्पोर। सबसे इंटरेस्टिंग मैंने आपको पिछली क्लास में बेसिडियोमाइसिस समझाया, जहां दोनों बातें आपने सीखी। जब बारी आती है असेक्सुअल स्पोर्स की, वो भी नहीं है इसके पास। देन जब हम बात करते हैं सेक्स सेल्स के बारे में, वो भी नहीं है इसके पास। तो ये क्या हो गया, अपने आप में यूनिक हो गया। यूनिक कैसे हो गया कि यहाँ पे क्या देखा और क्या सीखा आपने, कि स्पेशल टाइप का प्लाज्मोगेमी हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच फंजाई कैटेगरी नीदर पोजेस असेक्सुअल स्पोर्स नॉर सेक्स सेल्स, तो बेसिडियोमाइसिस हो जाएगा। इसके सिवा और कोई आंसर हो नहीं सकता अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है। वन एंड ओनली ड्यूटेरोमाइसिस ऐसी कैटेगरी है जो कॉपीराइटेड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यहीं से पॉइंट जो है वो 1 बाय 1 करके आपको याद करते चले जाना है। क्या बोला मैंने, ये जो 4 कैटेगरीज आपको दिख रही हैं, इसमें से अगर कोई आपको बोले कि वन एंड ओनली इस कैटेगरी का नाम बताना है जिसमें सिर्फ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मेंशन करेंगे ड्यूटेरोमाइसिस, कोई और आंसर हो ही नहीं सकता इसके सिवा। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट लिखा होगा, आप अपने बुक में जब देखना स्टार्ट करेंगे, और एक स्टेटमेंट है जिसमें बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं और उनको कंफ्यूजन के तौर पे ये लाइन निकल के सामने आती है। स्टेटमेंट ये बोला जाता है, पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं उसके बाद बताती हूँ आपको। स्टेटमेंट क्या बोला जाता है, अगर कोई ऐसा मेंबर जिसको गलती से ड्यूटेरोमाइसिस में प्लेस कर दिया गया है, कोई भी XYZ, कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसको बाय मिस्टेक ड्यूटेरोमाइसिस में प्लेस कर दिया गया, लेकिन बाद में उसमें ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, या कहीं से कुछ भी फ्यूजन शो कर रहा है। फ्यूजन के लिए बेसिडियोमाइसिस मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिखा जाता है किसको वापस बैक में ले जाके या तो बेसिडियोमाइसिस में या एस्कोमाइसिस में प्लेस कर दिया जाता है। तो बच्चों का यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, और वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जब ये स्टेटमेंट लिखा गया है तो इस स्टेटमेंट को लिखते वक्त इसने फाइकोमाइसिस को क्यों नहीं लिखा, ये क्वेश्चन होता है बच्चों का। तो अगर आप फर्स्ट क्लास याद करें तो इसका आंसर उसमें हिडन है। क्या अभी अभी तुरंत मैंने रिपीट किया क्लास स्टार्ट करते के साथ, मैंने आपको बोला कि ये जो आपके पास अवेलेबल है फाइकोमाइसिस, तो फाइकोमाइसिस के अंदर एसेप्टेट माइसीलियम है, इसके पास कैसा है, एसेप्टेट माइसीलियम है। और बाकी की जो 3 कैटेगरीज है आपके पास यहाँ पे, दैट आर एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस एंड ड्यूटेरोमाइसिस,
इनके पास क्या है, सेप्टेट है, तो क्या हम सेप्टेट वाले को असेप्टेट वाले में प्लेस कर सकते हैं? नो। तो ये वैसे भी क्रॉस हो जाता है। तो स्टेटमेंट लिखते वक्त ये मिस्टेक आपको नहीं करना है कि अगर ड्यूटेरोमाइसिट्स का कोई ऑर्गेनिज्म फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन करते हुए देखा जाता है, उसको हम वापस प्लेस बैक कर देंगे एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स नहीं लिखेंगे उस स्टेटमेंट में, ठीक है। मैंने आपको रीजन बताया कि हम मात्र और सिर्फ यहाँ पे दो ही कैटेगरी का नाम क्यों लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ यही 3 कैटेगरी है जिनके पास सेप्टेट, मतलब जिसके पास क्रॉस वॉल्स अवेलेबल है माइसीलियम में, उसमें हम प्लेस करने का काम करेंगे, ठीक है। देन जब यहाँ पे बात आती है, इसके पास भी, इसके मेंबर्स के पास भी अगर हम असेक्सुअल स्पोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, एज इट इज इसके पास भी असेक्सुअल स्पोर क्या है, कोनिडिया ही है। माइसीलियम कैसा है, अगर कट टू कट आप पॉइंट देखें तो देखिए, पॉइंट नंबर 1, ऑल द मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइ, अभी मैंने लिखा नहीं है कुछ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हम लोग उसी पेज पे जाते हैं, यहाँ पे सारा ही दिख रहा है, तो मे भी कोई बच्चा कंफ्यूज कर जाए, जो बीच में कई बार होता है कि बच्चे क्लास में इन करते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता टॉपिक कौन सा चल रहा है। चलिए ये ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिट्स, क्योंकि सारे पॉइंट जो है वो आपको याद कराने जा रही हूँ। तो जब हम लोग बोलेंगे उधर से, किसी को कुछ पूछना है? मैम लास्ट क्लास में आपने असाइनमेंट क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। दे दूंगी मैं ऐड करके। ओके मैम। देखिए, तो ये जो आपके पास क्या है, ड्यूटेरोमाइसिट्स है। पॉइंट नंबर 1 आपने क्या सीखा कि इसके सारे मेंबर को हम इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर काउंट करते हैं। रीजन क्या है, इसमें एक भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता हुआ ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता, बस यही रीजन है। अगर आपसे कल को जाके क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई आर ड्यूटेरोमाइसिट्स रेफर्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई, आपको लिखा रहेगा, क्राइटेरिया अगर पूछा जा रहा है वहां पे, अगर आपको ऑप्शन दिया गया है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन अगर आपसे पूछा जा रहा है इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन आपको लिखा टाइप ऑफ माइसीलियम, तो माइसीलियम तो मैच कर रहा है ना, 3 के 3 जो कैटेगरीज है उन सबके पास क्या है, सेप्टेट है। तो एक हमारे पास सिर्फ आंसर क्या बच जाता है, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमने इनको इम्परफेक्ट फंजाई का टैग दे रखा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 याद हो गया। देन आप यहाँ पे जब बात करते हैं तो ड्यूटेरोमाइसिट्स जो है, इसमें सिर्फ पहले पॉइंट से ही ये इंटरलिंक्ड है, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि सिर्फ कैसा मोड पाया जाता है, इसमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है तो फिर इसके स्पोर्स का नाम लिखेंगे, स्पोर्स का नाम हो जाएगा कोनिडिया। फिर यहाँ पे वापस बारी आती है कि कुछ इसके मेंबर्स हैं, वो कैसे हैं, सेप्रोफाइटिक है और पैरासिटिक, तो खैर टैग इनके ऊपर स्टैम्प पहले से ही लगा हुआ है जब से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया। और सेप्रोफाइटिक बोलने का मतलब ही है कि उसका वर्क है, उसका काम हो गया डिकम्पोजिशन करने का, तो ये डिकम्पोजर्स भी कहलाएंगे। और क्लासिक एग्जाम्पल में से ये जो आपको यहाँ पे एक मेंबर दिख रहा है, जिसके बारे में एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ मैं आपको, ये ट्राइकोडर्मा है। क्या है ये? ट्राइकोडर्मा है। इसी का एग्जाम्पल है, ड्यूटेरोमाइसिट्स का एग्जाम्पल आपके पास क्या है, ट्राइकोडर्मा है। तो ये एक फंजाई है, ट्राइकोडर्मा क्या है, फंजाई है। अगर एक कोई पर्सन है, सपोज कीजिए यहाँ कोई पर्सन है, इसको हार्ट अटैक हो रखा है, ठीक है, और एक पर्सन जो है वो यहाँ है, 2 पर्सन है, तो दोनों में से अगर हम ऐसा बोलें कि जो एक पर्सन है इसको, मतलब इसकी डेथ हो चुकी है, ये जो पर्सन है ना इसकी डेथ हो चुकी है, क्लिनिकल डेथ के विद इन 1 आवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस पर्सन से हार्ट को डोनेट कहाँ करना है, इसको करना है। ये तो मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब इसकी डेथ हो चुकी है, इस पर्सन को करना है। तो हार्ट को अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या इसकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी क्या? नेवर, कभी नहीं। सवाल ये उठता है फिर क्या करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा, मैं अभी एग्जाम्पल देती हूँ, आपको याद आ जाएगा, एक बार रिकॉल करके देखें। या तो ऐसा हो सकता है कि दिवाली के टाइम में कभी आपने सफाई करी हो,
या ऐसे रोड पे चल रहे हो, कहीं से कोई ऐसा डस्ट पार्टिकल आपके नॉस्ट्रल्स में गया हो, तो तुरंत आपको छींक आती है, स्नीजिंग होती है। बोलने का ये मतलब है कि एक मात्र डस्ट पार्टिकल तक आपकी बॉडी से टॉलरेट नहीं हुआ। आपकी बॉडी ने जैसे ही फील किया कि ये फॉरेन एजेंट है, तुरंत उसने उसको रिजेक्ट आउट कर दिया। तो इतना बड़ा दूसरे ह्यूमन का हार्ट कैसे एक्सेप्ट कर लेगा ये ह्यूमन? तो सवाल तो है कि हार्ट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नेवर, कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन हो गया, इसको हार्ट चाहिए भी, मतलब दोनों कंडीशन में इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। अगर ये हार्ट नहीं लेता तब तो इसकी स्टोरी ओवर। अब ये तो यही चाहेगा ना भाई, डेथ होने से तो अच्छा ही है कि कोई दूसरा तरीका जो है वो सोचो। आप समझिएगा ध्यान से, इस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई का इस्तेमाल करके हम इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग बनाएंगे। स्पेलिंग देखिए क्या है, इम्यूनो आ गया इसमें, इम्यून सिस्टम, देन है सप्रेसिव, सप्रेस करने वाला। ड्रग, मेडिसिन के लिए जो टर्म यूज करते हैं टेक्निकली, दैट इज ड्रग। नाम क्या है इसका, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैम जब हार्ट उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है सिर्फ तभी उसको ड्रग देने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, ये पर्सन जब तक जिंदा रहना चाहता है तब तक इसकी मजबूरी है, इसको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग? यहाँ सप्रेसिव लगा हुआ है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम आपको बाय बर्थ गिफ्ट के तौर में ये मिला हुआ है कि आपका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो वैसे भी किसी भी फॉरेन पार्टिकल को रिजेक्ट आउट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैं आपको कनेक्शन बताती हूँ। 11th और 12th का जो सिलेबस है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। 12th क्लास में आपको किसी टीचर को ये नहीं पढ़ाना देयर आर 4 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फंजाई, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड डिप्टेरोमाइसिट्स। वहां जब बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए, देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच कैटेगरी ऑफ फंजाई इज कंसर्न्ड विद प्रिपरेशन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। अब ये ना तो 12th क्लास की बुक में लिखा है और ना आपको टीचर 12th में ये पढ़ाने वाले हैं कि ये फंजाई की 4 कैटेगरी है। मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी। रीजन क्या है, मेरे दिमाग में या दूसरे टीचर के दिमाग में बात यही होती है कि बच्चे ने 11th में पढ़ा हुआ। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इसको अभी ही कोरिलेट करके रख लेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है ट्राइकोडर्मा। तभी मैंने एक ही मेंबर आपको यहाँ पे शो करा है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करके बनाते हैं। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि बच्चों को ऐसा सुनने से लगता है कि इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है वो किसी बैक्टीरिया से बनता होगा या कोई XYZ, किसी, नहीं, वो एक फंजाई बनाने का काम कर रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा लेंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और कितना इसका बड़ा रोल है मेडिकल फील्ड में। ठीक है, मेरी ये बात समझ आई सबको? अगर आपसे कल को पूछा जाता है कि विच कैटेगरी ऑफ फंजाई इज कंसर्न्ड विद प्रिपरेशन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, तो वहां पे आंसर किसको करेंगे, ड्यूटेरोमाइसिट्स को करेंगे। ठीक है, अब चलिए मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे जो आपने सीख रखा है उसको। मैम हाँ बोलिए। मैम ये सिर्फ हार्ट के ट्रांसप्लांट में ही हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देंगे पेशेंट को या कोई और ट्रांसप्लांट में भी देना कोई पड़ता है? किसी में भी, चाहे आई लेना पड़े चाहे कोई भी, किसी भी, उसको ग्राफ्ट का टर्म दे देते हैं बाद में हम लोग। किसी भी चीज को अगर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसको हम लोग ग्राफ्ट बोलेंगे या आगे से जाके ग्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है। कई बार आपने, हाँ, इसलिए नोटिस करा होगा आपने, जब प्लास्टिक सर्जरी होती है तो अब जैसे किसी हीरो ने प्लास्टिक सर्जरी कराई, तो आप जब ध्यान से रीड करेंगे, डिटेल पता करेंगे, तो आपको पता चलेगा उसी के बॉडी से, थाई जोन से, जहाँ पे मसल्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे वैसे भी रिकवर हो जाएगा। अब किसी को अपना नोज जो है थोड़ा सा उसको इनहेंस कराना है, मॉडिफाई कराना है, बहुत ज्यादा मसल्स रिक्वायरमेंट तो है नहीं वहां पे, क्यों लेते हैं उसी के खुद के बॉडी के थाई जोन से, ताकि वहां पे रिजेक्शन के चांसेस ना हो। हाँ, ये भी होता है, दूसरे का भी स्किन जो है वो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी मतलब कुछ भी, मैंने पहले एग्जांपल दे दिया, एक डस्ट पार्टिकल तक तो आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उससे बड़ा तो आप सोच ही लीजिए क्या क्या हो सकता है ना।
एक छोटा सा माइक्रोब भी है ना, आप बीमार तब पड़ते हैं जब रिजेक्शन करते 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 आपका इम्यून सिस्टम हार जाता है। वहां पे कुछ भी छोटा सा भी ग्राफ्ट आपको वहां पे ट्रांसप्लांट करने की रिक्वायरमेंट होगी, ईच एंड एवरी केस में पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग थ्रू आउट द लाइफ लेने की रिक्वायरमेंट होती है। समझ आई बात? ठीक है, यस मैम। चलिए सबसे पहले आपने सीखा है कॉमन नेम से स्टार्ट करते हैं। जानते हैं आप इम्परफेक्ट फंजाई, इसका कॉमन नेम हो गया इम्परफेक्ट फंजाई। रीजन पता है आपको? रीजन ये है, ऐसे कर देते हैं ना, रीजन ही लिख देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। रीजन क्या है? बिकॉज ओनली असेक्सुअल और फ्रेगमेंटेशन अगर होता है ना, उसको वेजिटेटिव के अंदर काउंट करते हैं, इसलिए हम लोग वेजिटेटिव भी लिख सकते हैं। बिकॉज ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव phases of this fungi are known। ये याद हो गया आपको? आसान हो गया। देन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर आपने सीखा if any sexual form of these fungi were discovered, they were moved। अब यहाँ पे हम फाइकोमाइसिट्स नहीं लिखेंगे, ठीक है? moved into classes they rightly belong to। बस हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करेंगे हम लोग। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। मैम जस्ट अ सेकंड। हो गया? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, बिल्कुल जीरो लेवल के पॉइंट से आसान सा है ये, ठीक है? आसान ही है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ड्यूटेरोमाइसिट्स सिर्फ एक ऐसी कैटेगरी है जो ओनली असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेगा, जिसकी वजह से हमने इसका नाम इम्परफेक्ट फंजाई लिख रखा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है? देन जब हम लोग यहाँ पे बात करें, अब असेक्सुअल असेक्सुअल कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका स्कोर लिखना पड़ेगा। ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए, असेक्सुअल स्कोर्स आर कोनिडियम। कोनिडियम अगर आप एक बोलना चाहते हैं, दैट इज कोनिडियम। टाइप ऑफ माइसीलियम एक रह गया, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट ही था तो उस चक्कर में रह गया। सबसे पहले तो हालांकि यही आता है,
टाइप ऑफ माइसीलियम। बताइए आपको, अब तो रट गया आपको। हम लोग और हाँ, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। अगर इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें ना, तो इसमें इसका हैबिटेट भी छुपा हुआ है। देखिए, पिछली क्लास में पूछा था ना अपने हैबिटेट के बारे में। पहली बात तो ये है कि फंजाई का जो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन था, उसमें भी हिडन था इसका। और इसके बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी हिडन है। क्या बोलने का मतलब है, जैसे ही हमने लिखा सेप्रोफाइटिक, वैसे ही वहां पे कौन सी बात आ गई कि अच्छा, जो भी डेड एंड डिकेइंग चीजें हैं उसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहा होगा। ठीक है, तो एक हमने लिखा है यहाँ पे सेप्रोफाइटिक, और अगर कोई लाइव है उसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहा है तब ये पैरासिटिक हो जाएगा। सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। अगर सेप्रोफाइटिक हुआ, ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि कभी हमें सेप्रोफाइटिक टर्म सुनने को मिलता है, कभी डिकम्पोजर सुनने को मिलता है। अब एक चीज देखिए, अब कोई ऐसा पर्सन है जो डॉक्टर है, तो अगर वो उसका प्रोफेशन है, अगर वो डॉक्टर है तो हम क्या बोलेंगे, वो ह्यूमन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, सैप्रोफाइटिक उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन उसने अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के चक्कर में वो तो इस पर्पस के साथ अपना काम कर रहा है कि भाई मैं फीड कर रहा हूँ, मुझे सरवाइव करने के लिए कुछ मिल रहा है नेचर में। लेकिन वो जो सरवाइव करने के लिए वहां पे फीड करने का काम कर रहा है, उस चक्कर में उसने नेचर की क्लीनिंग का काम कर दिया। तो जिसकी वजह से हम इन्हीं को टैग देंगे डिकम्पोजर्स का। बात समझ आई? अलग नहीं है। लेकिन जैसे एक ह्यूमन है, अगर उसका प्रोफेशन है पर्टिकुलर, तो ये थोड़ी बोलेंगे अब आज के बाद से वो ह्यूमन नहीं रहा। ठीक उसी तरीके से ये सेप्रोफाइटिक है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक है, नो डाउट। ये जब आपने टेबल 2.1 करा था, जहां से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, वही मैंने आपको ये बात क्लियर करी थी। लेकिन आगे जाके अभी ये किस प्रोफेशन के लिए जाना जा रहा है, तो हम लोग कह रहे हैं भाई ये डिकम्पोजिशन का भी काम कर रहा है, जो कि नेचर के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि उतना जरूरी ह्यूमन नहीं है इस नेचर के लिए। क्या बोलने का मतलब है, आगे 12th क्लास में मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ाऊंगी। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजर्स आते हैं, ह्यूमंस नहीं आते हैं। ह्यूमन नहीं हो तो दुनिया चलेगी। लॉकडाउन के टाइम में आप घरों में बैठे हुए थे, बाकी और ऑर्गेनिजम्स वगैरह बेचारे खुशी हो रहे हैं, अच्छा है घर में बैठे हुए हम चैन से जी रहे हैं। लेकिन अगर ये डिकम्पोजर्स नहीं हुए तो इस नेचर का काम नहीं चलेगा। नेचर की क्लीनिंग का जो वर्क है ना, वो रुक जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक भी है। तो सेप्रोफाइटिक है तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इनको टैग दे सकते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। तो बच्चे पूछते हैं कि मैम डिकम्पोजर कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो मैंने आपको उसके बारे में यहाँ पे समझाया कि इसका एक प्रोफेशन के तौर पे क्या आ गया। ये तो अपना फीडिंग का काम कर रहा था, लेकिन हमने उसकी वजह से इसको टैग क्या दे दिया, बोला भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुमको डिकम्पोजर का टैग दे देते हैं। ठीक है, तो अब जाके हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। अब जैसे बैक्टीरिया की आप पढ़ाई कर रहे थे, वहां भी लिखा था हमने, वो भी क्या था, डिकम्पोजर्स थे। तो बैक्टीरिया और फंजाई मिलके आगे 12th क्लास में मैं आपको एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ाऊंगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इस बैक्टीरिया और फंजाई का जो मास है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, जिसको फ्लक्स बोलेंगे हम लोग आगे जाके। ठीक है, डिकम्पोजिशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दुनिया में जो सीवेज का वाटर है ना, उसको कोई कंपनी क्लीन नहीं कर सकती। जो करेगा वो कौन करेगा, डिकम्पोजर्स करेंगे। ठीक है, और ये पावर जो है वो गॉड ने सिर्फ किसको दिया है, इन डिकम्पोजर्स को ही दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। कैसे हो गए, ये डिकम्पोजर्स हो गए ऑफ लिटर। अब डिकम्पोजिशन जो करता है उसका एक मेन पर्पस क्या हो जाता है, वो नेचर के लिए क्या कर रहा है, तो नेचर के लिए वो वहां पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या मिनरल साइक्लिंग का काम कर रहा है। एंड हेल्प, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इन मिनरल साइक्लिंग। कई बार बच्चे बोलते हैं ना मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझाती हूँ, देखिए इमेज से इसको समझाती हूँ, मिनरल साइक्लिंग को।
मुझे यहाँ कार्बन साइकिल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बेसिक ना एक इमेज चाहिए था आपको समझाने के लिए, और ऐसा ही इमेज चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे ये कार्बन साइकिल हाइड कर दिया, ठीक है। मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट है, मुझे आपको जो समझाना है वो बाकी इतने से काम से हो गया। अब इसको जो मैंने यहाँ पे लिखा ना मिनरल साइक्लिंग, उसको समझाने जा रही हूँ, उसको समझेंगे बहुत ध्यान से। यहाँ पे आपको कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से इजीली जो यहाँ पे दिख रहा होगा। मेंशन भी है डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कभी ना कभी ये जैसे यहाँ पे एनिमल है, ये लाइव कंडीशन में है, कभी ना कभी तो ये भी लाइव कंडीशन में होगा ना। और अगर ये जो काऊ आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये लाइफ कंडीशन में है तो पूरी लाइफ, अपनी फुल लाइफ ये क्या करेगा, जो वेजिटेशन है इसके ऊपर ये सर्वाइव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। मतलब इसने बॉडी के अंदर जिस भी चीज को अक्वायर किया है वो इसने नेचर से लिया है। कहाँ से लिया है? नेचर से लिया है, ठीक है। नेचर से जब लिया है तो फिर इसके डेथ के बाद क्या होगा, वापस इसको इसी तरीके से अंदर सॉइल के अंदर क्या हो जाना, दब जाना, ठीक है। तो अब आएंगे यहाँ पे, अब रोल किसका आएगा, बैक्टीरिया और फंजाई का आएगा। हम फंजाई पढ़ रहे हैं तो फंजाई की बात करेंगे। बैक्टीरिया में भी सेम स्टेटमेंट मैंने लिखा था, अगर आप देखेंगे नोट्स और कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको सेम स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा, दे हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके डेड हो जाने के बाद और सॉइल में जाने के बाद फिर क्या होगा, ये जो माइक्रोब्स हैं ये उसके ऊपर फीड करना स्टार्ट करेंगे। दोनों ही चीजें मैं बोल देती हूँ। ये तो अपनी फीडिंग कर रहा है, ये सोच रहा है वाह मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ खाने को मिल गया, मुझे फूड मिल गया। लेकिन उस चक्कर में इसने क्या किया, अगर ये इसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ होता तो सोचिए कितना उससे स्मेल आता और नेचर में कितना मतलब कोहराम मच जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पे ये जो आपके पास अवेलेबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अब डेड हो चुका है, मतलब डेड, तो ये जो डेड रिमेन है इसके ऊपर सरवाइव करने का काम किसने किया? फंजाई ने। फंजाई जब सरवाइव कर रहा था तो वो जो फीडिंग का काम कर रहा है, तो फीडिंग करने के चक्कर में उसने क्या किया, सॉइल के जितने कंपोनेंट्स पूरी लाइफ में, फुल लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम किया था, क्या उसको वापस नहीं कर दिया गया? इस सॉइल को तो किया गया है वापस। तो ये साइकिल जो है ये पूरी जिंदगी, फुल लाइफ जो है ये चलता रहता है, और ये नेचर का लॉ है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम लोग बोलते हैं कि नेचर क्या है, एक बहुत ही ह्यूज रिजर्वॉयर है जहां पे किसी भी चीज का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, उसका जो फॉर्म है वो बदलता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा, जैसे एनर्जी का साइकिल आपने सुना है। तो यहाँ पे हम किस चीज का साइकिलिंग बोल रहे हैं? मिनरल का साइकिलिंग बोल रहे हैं। किसका साइकिलिंग बोल रहे हैं? अब ऐसे भी तो सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्री आपको नजर आ रहा है, तो ये ट्री जो एक एक न्यूट्रिशन ले रहा है, अब इसको मैग्नीशियम चाहिए, सल्फर चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, कहाँ से लेगा? अब ये हवा में से तो लेके आता नहीं, सॉइल में से लेके जाएगा। सॉइल कहाँ से लाएगा? जो डेड रिमेन्स है उसका डिकम्पोजिशन किया था किसने? माइक्रोब्स ने। तो डिकम्पोजिशन के बाद जो इसको चीजें फ्री फंड में मिली ये लेता गया और इसने अपने आप को ग्रो कराया, और ऑर्गेनिज्म ने उसको लिया, ऑर्गेनिज्म के डेड होने का तो वापस सॉइल को मिला। ये साइकिल जो है ये फुल लाइफ जिंदगी भर जो है ये चलता रहा, बस ये साइकिल जो है ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये स्टेटमेंट सिखाया है जहां मैंने यहाँ पे लिखा है a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling, ठीक है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पेज एक बार दिखा सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? आप एक बार वो लास्ट पेज दिखा सकते हैं इसके पीछे का? ये डायग्राम वाला, कार्बन साइकिल वाला, ये मैम नहीं मैम, ये तो लास्ट पेज तो मैंने किया ही हुआ है, ये तो रहा, इसकी तो जरूरत नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। लास्ट पेज जो मैंने लिखा है वो यही है। अब एग्जांपल्स पे आएंगे।
चलिए अब एक बार देखेंगे, आपको ये पूरा का पूरा याद हो गया ड्यूटेरोमाइसिट्स। इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलेंगे, फटाफट आंसर करेंगे उधर से। इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी कैटेगरी है? ड्यूटेरोमाइसिस। ठीक है, वेरी गुड। ट्राइकोडर्मा किसको बिलोंग करता है? ड्यूटेरोमाइसिस। ठीक है, वेरी गुड। किस ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बनाने में? अभी जस्ट बोला मैंने, ट्राइकोडर्मा। किसका यूज करेंगे? ट्राइकोडर्मा का यूज करेंगे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बनाने में। और कौन सी ऐसी कैटेगरी है फंजाई की जिसमें ओनली असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे? ठीक है। इसका माइसीलियम कैसा है? ब्रांच्ड है। बातें एग्जांपल्स के बारे में, एग्जांपल्स लिखेंगे हम। एग्जांपल्स आर, देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, सी ए टी, कैट ट्रिक के तौर पे याद रखेंगे। इनिशियल्स याद होता है तो वैसे भी बच्चों को ये याद आ जाता है कि हाँ इसके बाद हमें लिखना क्या है। बोलने का ये मतलब हुआ कि जरूर कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा जो सी से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग याद करेंगे कोलेटोट्राइकम। सी से हमने क्या स्टार्ट किया, मतलब याद किया कोलेटोट्राइकम। ठीक है, ए से भी कुछ ना कुछ होगा, मैंने ट्रिक के तौर पे आपको बोला कैट याद कर लेना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ऑल्टरनेरिया। फिर अभी अभी जो मैंने आपको इतनी स्टोरी सुनाई जिसके ऊपर, वो यही मेंबर है ट्राइकोडर्मा, जो आप देख रहे थे अभी इमेज फर्स्ट पेज पे, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। बहुत ज्यादा मैंने डिटेल नहीं करा स्टोरी को, क्योंकि आगे जो है वो आपको 12th क्लास में सीखना है। अभी फिलहाल आपको ये सीखना है कि यही वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है जिसको हम यूज करेंगे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बनाने के लिए, क्योंकि 12th क्लास में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। टीचर को ये पता है कि बच्चे ने 11th क्लास में इसकी पढ़ाई कर रखी है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, ऐसे मैं लिख ही देती हूँ, जब मैंने बता रखा है तो लिखने में क्या जाता है, मेंशन किया जा सकता है यहाँ पे। मैं यहाँ लिख देती हूँ। used in preparation of suppressive सप्रेस मतलब समझती है दबाने वाला, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। ये हो गया ड्यूटेरोनॉमी। ये क्लियर हो गया सबको ड्यूटेरोमाइसिट्स? यस मैम। आगे बढ़े हम लोग। यस मैम।
यहाँ छोटा सा टॉपिक है आपके पास, किंगडम प्लांटी। मैं छोटा सा इसलिए बोल रही हूँ, और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में किंगडम प्लांटी बहुत थोड़ा सा इसलिए बताया गया है क्योंकि रीजन ये है कि आपको सुपर डिटेलिंग के साथ आगे जाके पूरा प्लांट किंगडम एक चैप्टर के तौर पे ही प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी चैप्टर ही आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब चैप्टर के नेम को ही एनालिसिस करेंगे तो वैसे भी आपको ये बात समझ आ जाएगी कि यहाँ हमें सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमें ये किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इतने डिटेल में क्यों कराया फिर? क्योंकि आज के बाद से इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ओवर होने के बाद जब तक आप पूरे 12th क्लास को कंप्लीट नहीं कर लेते, कोई भी आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई नहीं पढ़ाने वाला है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर जो क्लास 12th में आएगा भी, तो वहां पे आगे उसके पॉजिटिव रोल्स बताए गए हैं, लेकिन वहां अगर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आता है, वहां टीचर आपको नहीं बताएंगे कि ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम किसको बिलोंग करता है, ये किसको बिलोंग करता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम किसको बिलोंग करता है? डिटेरोमाइसिट्स को। किसको बिलोंग करता है? तो ये आपको आगे अब नहीं सिखाया जाए। तो किंगडम प्लांटी जो है, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन जो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में दिया गया। देखिए, अगर यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, पहली चीज ये है, दे कांट मूव, ये कहीं भी मूव करके नहीं जा सकते। अब मूव करके नहीं जा सकते तो आपको ये चीज क्लियर है कि कैसा है ये, नॉन मोटाइल है। कैसा है ये, नॉन मोटाइल। अब फिर वापस मैं वही बोलूंगी, टेबल 2.1 वहां पे आपने ऑलरेडी सीख रखा है कि इसको भी हम यूकैरियोटिक कैटेगरी में डालते हैं। अगर कोई आपको बोले कि प्लांटी प्रोकैरियोट्स है, तो एक हॉरिबल मिस्टेक है, आपको पता। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, एक जो फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, सिर्फ वही आपके पास क्या है, प्रोकैरियोटिक है। अगर ऐसा होता 2:3 का भी रेशियो होता, तब हाँ, तब ये माना जा सकता था कि बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है। अगर किसी बच्चे से आप पूछिए कि एक बात बताओ, एक ऐसे सिंगल किंगडम का नाम बताओ जो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, अगर वो बच्चा नहीं बता रहा तो आप समझ जाइए उसको बायोलॉजी की एबीसीडी भी नहीं आती, ठीक है। तो प्लांटी के बारे में अगर आप इसको देख के इसके पॉइंट्स को एनालाइज करने की कोशिश करें, कुछ भी आपको नया नहीं सीखना है इसमें। जो आपने क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th में जो भी आपने XYZ पर रखा है, बस मैं उसको यहाँ पे एक साथ समराइज करके लिख रही हूँ। मैं नया कुछ भी नहीं लिखूंगी, ठीक है। पहले बोल दिया मैंने आपको जो आप जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किंगडम प्लांटी के बारे में बताओ, ठीक है, तो ये जो किंगडम प्लांटी है, तो टेबल 2.1 मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि पूरे चैप्टर की समरी जो है वो कहाँ हिडन है, टेबल 2.1 में ही हिडन है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये भी कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। कैसा होगा ये, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तो हो ही नहीं सकता, अब सवाल ही नहीं उठेगा। ये यूकैरियोटिक हो गया। कैसा हो गया ये, यूकैरियोटिक हो गया। अब यूकैरियोटिक में पॉइंट हिडन है। देखिए, पॉइंट से पॉइंट कैसे आइसोलेट करते हैं। यूकैरियोट्स बोलने का मतलब है कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। दे कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मैंने याद नहीं कराया आपको, ये आप जानते हैं बचपन से, छोटी क्लासेस से आप जानते हैं। जब 6th क्लास के बच्चे को सिखाया जाता है ना, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, या फिर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में बच्चा लिखता है कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। वही सीखा था आपने इसको। अभी मैंने बोला, फिर आपने सीखा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या लिखते थे, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, दे कंटेन सेल वॉल। इसके पास क्या है, सेल वॉल होता है। अब सेल वॉल है तो किसका बना है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज किसका बना है, सेलुलोज किसका बना है, ग्लूकोज का बना है। सेलुलोज किसका बना है, ग्लूकोज का बना है।
इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। आगे चले हम लोग, इसमें कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है ये? इस इमेज में एक प्लांट दिख रहा है आपको। आप बोलेंगे प्लांट कहाँ दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए मैं समझाती हूँ। ये ना एक बड़ा सा जायंट ह्यूज ट्री है, जिसके ऊपर आपको विदाउट क्लोरोफिल, देखिए येलोइश स्ट्रक्चर हो रखा है इसका। जब येलोइश हो रखा है ये, तो इसके येलो होने का रीजन ये है, इसको फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत ही नहीं। अब अगर आपको कोई बोले कि भाई एक काम करो, तुम आराम से रहो, मैं तुमको 3 टाइम 4 टाइम या फिर ब्रेकफास्ट और शाम का जो स्नैक्स वगैरह इंक्लूड करके मैं तुमको 5 टाइम्स जो है ना वो मील दे दिया करूंगा, तो आपको अपने घर में किचन बनाने की जरूरत थोड़ी होगी, नहीं होगी। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो है येलो कलर का, आप क्लियर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये जायंट ट्री के ऊपर इसने क्या कर रखा है, अपने आप को सर्वाइव करा रखा है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये येलो येलो अलग से ऐसे नजर आ रहा है, ये कस्क्यूटा है ये, और एक सिंगल पैरासिटिक प्लांट है। अगर आप जाके इस पूरे ट्री में कस्क्यूटा के रूट को ढूंढने का काम करेंगे ना, आपको सॉइल में तो कभी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो इसने अपने रूट्स को जिस जायंट ट्री के ऊपर ये सरवाइव कर रहा है उसमें इसने इनकॉर्पोरेट करके रखा होगा, ठीक है। तो ये इमेज मैंने आपको क्यों शो करा, क्योंकि इसका नाम जो है याद रखना जरूरी है। ज्यादा नहीं, नीट में आज तक 1 साल ही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासिटिक प्लांट। तो पैरासिटिक प्लांट जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कस्क्यूटा को टिक करेंगे, ठीक है, याद आया? तो आगे हम लोग एक पॉइंट लिखने वाले हैं इसी के बेसिस पे। ये देखिए, पैरासिटिक प्लांट वन एंड ओनली कस्क्यूटा है। अब एक और चीज है, ये तो खैर पैरासिटिक आपने देख लिया कि कस्क्यूटा जो है वो दिखता कैसा है, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करें तो कुछ प्लांट्स जो है, बच्चे क्या करते हैं कॉपी में उसको इंसेक्टिवोरस लिख देते हैं। इंसेक्टिवोरस कभी भी कंप्लीट नहीं लिखना, ठीक है। इंसेक्टिवोरस जब भी लिखना है तो उसमें पार्शियली जरूर ऐड करना है। पार्शियली ऐड करने का ये मतलब है, अगर आप कंप्लीटली इंसेक्टिवोरस लिख रहे हैं तो भाई वो तो डेंजरस हो जाएगा भाई। अगर कंप्लीटली इंसेक्टिवोरस होता तो उसको क्या जरूरत थी क्लोरोफिल कैरी करने की, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कुछ जो है सम प्लांट्स आर पार्शियली जरूर ऐड करेंगे, पार्शियली इंसेक्टिवोरस। बहुत ही मार्वेलस मार्वेलस एग्जांपल्स हैं इसके, इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ये वीनस फ्लाई ट्रैप है जो आपको दिख रहा है ना, आपने ऐसे यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा, इमेजेस कई जगह पे आपने देख रखा होगा, कई बार तो ऐसे टेलीविजन वगैरह में भी दिखाते हैं। अनोखा ही है ये, बिल्कुल दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे नजर आ ही रहा है। नाम क्या है इसका? वीनस फ्लाई ट्रैप। सही में ट्रैप कर लेता है। कैसे? पहले ये आराम से ओपन होगा, ये क्या होगा? ओपन होगा। जो इसको सुपर जूम करके देखा जाता ना, तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे बिल्कुल फाइन, सुपर फाइन ब्रिसल्स लाइक, जैसे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, वैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं।
अभी ये ऐसे ओपन होता है तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पे दिख भी रहा है ऐसे कांटे की तरह, ये निकला हुआ है हल्का सा, इससे भी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब इंसेक्ट जो है वो क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ जैसे ही इसमें जाके बैठेगा, इवन कि आप अगर अपना फिंगर भी वहां पे उसमें टच करेंगे ना तब भी ये बंद करेगा। जो मैंने बोला ना ऐसे हेयर लाइक ब्रिसल्स लाइक उसमें निकले होते हैं, वो सेंसर है इसका। उसमें कोई भी चीज टच होगी बस ये बंद होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो जैसे ही इंसेक्ट ने उसके उस ब्रिसल को, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को टच करा, ये तुरंत क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद इंसेक्ट बेचारा ट्रैप हो गया। तुरंत क्या करेगा, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, उनको ये सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। सिक्रीट करना जब स्टार्ट करेगा तो इसकी बॉडी में जितने भी जो इसके काम की चीजें हैं जिसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो खुला हुआ और एक इंसेक्ट ऐसे आपको यहाँ पे पड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये रीजन है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल तो आपको दिख नहीं रहा। ये रीजन है कि इसके बॉडी का जो भी चीजें ऐसी थी जो ये वीनस फ्लाई ट्रैप ले सकता था, एब्जॉर्ब कर सकता था, वो इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर रखा है, जिसकी वजह से ये जो इंसेक्ट है ये ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल आपने क्या सीखा है, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो हम लोग सच एज करके लिख लेते हैं, आपने देखा है तो याद भी हो गया होगा। सम प्लांट्स आर पार्शियली, तो मैंने पार्शियली क्यों बोला, ऐसा थोड़ी इसके पास रूट्स नहीं है, रूट्स अवेलेबल है, सॉइल में कनेक्टेड भी होगा, बट नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लेसेस पे ग्रो कर रहे होते हैं, तो इसको कुछ न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो ये पूरा करने के लिए तरह तरह का ये अपना अडेप्टेशन जो है यहाँ पे मेंटेन करने का काम करता है। तो ऐसे करके लिख लीजिए सच एज। अब एक दो मैं लिख रही हूँ, इतना ही नहीं है, बहुत सारे हैं, एक्सेप्शंस हैं तो काउंटिंग में ही है, ऐसा भी नहीं कि मिलियंस बिलियंस के नंबर में आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। तो सच एज अभी भी आपने क्या देखा, वीनस फ्लाई। एक ब्लैडर वर्ड, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लांटी का बेसिक इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं, तो प्लांटी में जो पॉइंट रह गया, और आप जानते हैं बचपन से, इनके पास वेल डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। देन अगर हम लोग इसमें बात करें आगे जाके, जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी तो प्लांट किंगडम की जो बेसिक कैटेगरीज है जो आप सीखने वाले हैं, मेजर कैटेगरीज प्लांट्स, थैलोफाइट्स जिसको एल्गी बोलते हैं आप, थैलोफाइट्स। देन सेकंड इज ब्रायोफाइट्स, थर्ड इज टेरिडोफाइट्स, पी साइलेंट होता है यहाँ पे। देन फोर्थ वन इज जिम्नोस्पर्म्स। ये सब आपको सुपर डिटेलिंग में पढ़ना है प्लांट किंगडम में, ठीक है, इसलिए बस यहाँ पे नेम नेम मेंशन करा जा रहा है। ये खुश नहीं होना हाँ बस इतना ही पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी डिटेलिंग आपको करनी है, ठीक है। बस ये बात अलग है कि एंजियोस्पर्म्स का जो कुछ पार्ट है पीछे का वो सिलेबस में आपके रिड्यूस किया गया, बट ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा बीच के क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं।
Ma'am, please continue. आपके न्यू एनसीईआरटी में आपको यहाँ पे ये जो दिखेगा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये अब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बहुत जरूरी था, अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, एक लाइन और एक स्टेटमेंट है जिसकी डिटेलिंग हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। अभी आपको इतनी बात जरूर समझ आ रही होगी कि ये जो है हैप्लॉइड है, एन क्या है, हैप्लॉइड है, और 2n क्या है, डिप्लॉइड है। नहीं पता अगर आपको, तो n का मतलब अभी आपको इतना समझना है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। 2n का मतलब अभी आपको इतना समझना है कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। तो इसके लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेजेस जो है ऑल्टरनेट होते रहते हैं। तो ऑल्टरनेट जब होंगे तो ऑब्वियस है कि हम लोग यहाँ पे इसके लिए टर्म क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या दिख रहा है आपको, या अगर कोई आपसे पूछता है कि ये किस चीज का इमेज नजर आ रहा है, तो हम लोग इसको कहते हैं ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है, इतना आपको दिमाग में रखना है, बहुत है। ये मैंने प्लांट किंगडम तक जो है वो मैंने आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन करा है। इसके आगे का जो डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इसको मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में यहाँ पे एन रह गया, एन कर लेंगे यहाँ पे एन। यहाँ तक कोई डाउट किसी को समझने में, यहाँ तक के टॉपिक में? No, ma'am. चलिए, अब असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखती हूँ मैं मेरे साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ फंजाई, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे क्योंकि अभी भी कुछ थोड़ा टेक्निकल एरर ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कभी ये शट डाउन हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, तो साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। विच कैटेगरी ऑफ फंजाई possess only asexual mode of reproduction? क्या हो जाएगा आंसर? Ma'am, Deuteromycetes. ठीक है, Deuteromycetes. Then second question is, name the source organism of immunosuppressive drugs. आंसर में लिख तो जरूर लेंगे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, लेकिन विद इन ब्रैकेट फंजाई भी जरूर मेंशन कर लेना। चलिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन, नेम वन parasitic plant. Cuscuta is the answer. Next देखिए, मैंने अभी जब प्लांट कैटेगरी लिखी थी ना, उसमें मैंने सबसे लास्ट में, या बचपन से जानते हैं, सबसे लास्ट में मैंने एंजियोस्पर्म्स लिखा था। अभी वो ना सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है, मतलब पहले थैलोफाइट्स आए, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म्स।
तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मेंशन द मोस्ट एडवांस्ड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो एंजियोस्पर्म्स हो जाता है। एंजियोस्पर्म्स आर ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स आपको दिखते हैं वो सब के सब एंजियोस्पर्म्स है। मेंशन the asexual spore of Deuteromycetes इसका भी आंसर कोनिडिया ही हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। समझने के बाद तो आसानी है, हर चीज आसान है। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट पेज मूव कर लेंगे। सिक्स क्वेश्चन, mention a right category of fungi for following description। अगर कोई आपसे पूछे क्लब फंजाई किसको बोलते हैं, फटाफट आंसर करेंगे, किसको बोलेंगे क्लब फंजाई? क्लब फंजाई किसको बोलेंगे? बेसिडियोमाइसिट्स को बोलेंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए, अभी अभी आपने सीखा है इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूटेरोमाइसिट्स, पफ बॉल्स भी बेसिडियोमाइसिट्स को ही बोलते हैं। सब पूछा हुआ क्वेश्चन नीट के एग्जाम में, जब मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने बोला है 5 टाइम्स रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, तब भी याद नहीं आता आप लोगों को। पफ बॉल्स भी हम लोग बेसिडियोमाइसिट्स को ही बोलते हैं। फिर कैटेगरी ऑफ मशरूम्स, ये भी बेसिडियोमाइसिट्स ही है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कैटेगरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक, एस्कोमाइसिट्स हो जाएगा, पेनिसिलियम नोटाटम, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे एसक्यू, बिकॉज पेनिसिलियम नोटाटम बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिट्स, इसकी वजह से। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्रैकेट फंजाई, ये भी बेसिडियोमाइसिट्स को ही बोलते हैं। देन आपसे पूछा जाए ओनली प्लाज्मोगैमी occurs in this category, तब भी बेसिडियोमाइसिट्स हो जाएगा।
फिर अगर आई यहाँ पे बात, एक लास्ट बच गया है, लिखने को तो मैं 100 लिख दूं, बनाने पे है क्वेश्चन। ये कहीं किसी किताब में थोड़ी लिखा है, ये मैं अपने मन से लिख रही हूँ, आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। देन एक बच गया, ओनली acetate mycelium containing fungi। अब फाइकोमाइसिट्स, कुछ भी नहीं बचा, सब कवर कर दिया हमने। किसी एग्जाम्पल का नाम दे के भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। सेवेंथ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट, पूरा 2 पेज लेके कवर करते हुए आप इस क्वेश्चन को करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल मेजर क्लासेस ऑफ फंजाई। मैंने बोला था ना, क्वेश्चन जितना छोटा होता है उतना डेंजरस होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल मेजर क्लासेस ऑफ फंजाई, आप यहाँ फंस गए। क्या बोलने का मतलब है, आपको फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, डिटेरोमाइसिट्स चारों में डिफरेंशिएट करना है। ऐसा क्वेश्चन टीचर्स कब देते हैं, पहला उनको ये चेक करना है कि बच्चे को चारों फंजाई की कैटेगरी का नाम आता है या नहीं आता है। नाम ही नहीं आता है तो आप 10 पेज का लेक्चर लिखते रहे, एग्जाम में 0 ही मिलना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ज्यादा डेंजरस होता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपकी डिमांड होती है ना लास्ट में, मैम ने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताया, तो जहां पे आप ये क्वेश्चन लिख रहे हैं साइड में पेंसिल से या पेन से भी मार्क कर लेंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 8th क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन सम बेसिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 6 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं आपको। 6 क्यों, क्योंकि आपका मार्किंग स्कीम है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 1 पॉइंट के लिए बच्चे को हाफ मार्क प्रोवाइड करना है। तो हाफ इंटू 6 करेंगे तो 3 होगा, तो 6 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। 9th क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिटेरोमाइसिस। क्योंकि आज की क्लास में अलग से बताया है तो उसको लिख के देखेंगे आप कहाँ पे भूल रहे हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन लिख के रखेंगे तो मुझे समझाने में आसानी होगी। मेंशन सम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। चलिए ये आपके 10 असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, और जो आपको करना है उसको तो करेंगे। लिखते वक्त अगर कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछेंगे। और आज की क्लास में कोई डाउट किसी बच्चे को? मैम आपने बेसिडियोमाइसिस के असाइनमेंट क्वेश्चन ही करवाए थे लास्ट क्लास में। वो एक साथ एग्रीगेट करके करवा भी सकती हूँ, अगर नहीं कभी किसी क्लास में करा पाती लैक ऑफ टाइम की वजह से, तो आप उसको खुद भी कर सकते हैं सैंपल पेपर से, या फिर गूगल पे भी आपको 100 से भी ऊपर क्वेश्चंस अवेलेबल दिखेंगे, ठीक है। जिससे क्या आपने सिर्फ लिखा कि नीट क्वेश्चंस ही लिख लेंगे, अगर जो जो आपको आएगा उसमें से नीट क्वेश्चंस, या फिर ऐसे भी एमसीक्यू या 1 मार्क क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिडियोमाइसिस, तो वो आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है। अगर लैक ऑफ टाइम की वजह से मैं नहीं करा पाती तो 10 क्वेश्चंस खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? नो मैम। Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am.